जी तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा डिस्क स्लिप क्या होती है, बायोलॉजी 16 चैप्टर। तो डिस्क स्लिप से क्या मुराद है कि जो डिस्क क्या है कि जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है उसके सेंटर में एक डिस्क मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क का। पूरा नाम इसका यही है। तो डेफिनेशन की बात कर लीजिए तो क्या है कि ये दीज आर कशन लाइक पेड, एक तकिए की तरह के पेड़ होते हैं जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होते हैं। इसलिए मौजूद होते हैं ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर दे विल एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, कि जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दे विल एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। कि सपोज़ की अगर हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, तो इसके दरमियान में ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्राई मौजूद होते हैं। तो इनके दरमियान जो है ना हमारे पास कुछ डिस्क मौजूद होती हैं जिनको नाम दिया जाता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क का। अब ये कशन लाइक पेड़ होते हैं। अब क्या होगा कि जब हम लोग वॉक करते हैं, जंपिंग लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपस में ये जो वर्टिब्राई है आपस में टकराने से बचाने के लिए इनके दरमियान जो अल्लाह ने पहले से लगा दिए कुछ पैड्स मौजूद होते हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो क्या होता है कि इस डिस्क के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस मौजूद है जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है और इसके राउंड सर्कुलर रिंग्स होती हैं जिनको एनुलस फाइब्रोसिस का नाम दिया जाता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हर्निएशन हो जाती है, यानी कि डिस्क स्लिप हो जाती है या हर्निएटेड डिस्क हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जब आपको कोई फिज़िकल ट्रॉमा पहुंच जाए, कि बाज़ औक़ात कोई इंसान हैवी चीज़ उठाते हुए क्या होता है कि जब नीचे झुकता है तो ज़्यादा हैवी लोड होने की वजह से ये डिस्क आपस में स्लिप हो जाती हैं। होता कैसा, इस प्रोसेस के दौरान कैनुलस फाइब्रोसिस से रप्चर होता है जिससे न्यूक्लियस पल्पोसस में जो फ्लूइड है उसमें प्रोट्रूजन वो बाहर निकल आता है। अगर ये वाला फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाए तो उससे स्पाइनल जो नर्व्स आ रही होती हैं पैगाम लेके, वो डिस्टर्ब हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए तो बेड रेस्ट कर लेने से और ट्रैक्शन यानी कि मरीज़ को लिटा के उसकी हल्की सी टांगें खींचने से, और जो माहिरीन होते हैं वो हल्का सा अपने हाथों से ही इसको क्या ठीक कर लेते हैं, जो डिस्क होती हैं उनको अपनी जगह पे लेके आ जाते हैं। इसको ट्रैक्शन कहा जाता है। पेन किलर मेडिसिन लेने से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और सर्जिकली भी इनको रिमूव किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आपके पास स्पोंडोलाइसिस क्या होती है। स्पोंडोलाइसिस की बात कर लीजिए तो हमारे पास ये क्या है कि दो बोन्स हैं, इनके दरमियान मिलाने के लिए हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो जो हमारे पास वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं ये इनमें फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन के नतीजे में क्या होता है कि जो बोन्स आपस में मिल जाती हैं और यहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उनका आपस में मिल जाने से जब जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसमें दे विल काज इमोबिलिटी। इनमें किसी किस्म की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि जो आपके पास बोन्स होते हैं ये इमोबिलिटी या मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपके पास शियाटिका क्या होती है कि आपके पास जो पेल्विक गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल में से नीचे लोअर लेग्स की जानिब कुछ नर्व्स निकलती हैं जिनको नाम दिया जाता है शियाटिक नर्व का नाम दिया जाता है। अब ये शियाटिक नर्व क्या होती हैं कि आपके पास बाज़ औक़ात इनमें एक साइड पे स्टेबिंग शदीद पेन स्टार्ट हो जाता है और ड्यू टू इंजरी इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द शार्टिक नर्व, ये जो शुरू वाला हिस्सा है शार्टिक नर्व का प्रॉक्सिमल पार्ट है, यहाँ पे इंजरी आ जाने से क्या स्टेबिंग पेन स्टार्ट हो जाता है। शार्टिका इसको कहा जाता है। इसके काजेज़ क्या हैं, दो काजेज़ हैं। एक आपके पास हर्निएटेड डिस्क है और एक आपके पास क्या है कि बाज़ औक़ात डिस्क स्लिप हो जाने से भी ये शार्टिक नर्व में पेन आ सकता है, या बाज़ औक़ात इम्प्रॉपर इंजेक्शन बटक में लगाने से, कि ये बटक के एक ख़ास हिस्से में से होकर गुजरती है। अब वो डॉक्टर्स जो कि जिनको पता ही नहीं है कि इस शार्टिक नर्व की लोकेशन कहाँ पे है, तो वो क्या करते हैं जब इंजेक्शन लगाती हैं, अगर उस बटक के साथ इन्फ्यूजन हो जाए, टच हो जाए, इससे क्या होता है कि बटक के अंदर जो शार्टिक नर्व होती है वो डिसप्लेस हो जाती है, डिसमैनेज। इम्प्रॉपर इंजेक्शन लगाने से वो शार्टिक नर्व डैमेज हो जाने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। अगर शार्टिक नर्व डैमेज हो जाए इंजेक्शन लगाने से तो इससे जो इंफॉर्मेशन लेग्स तक नहीं पहुंच पाती, इससे लेग्स यूज़लेस हो जाती हैं, उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और जो एंकल की मूवमेंट है वो भी लॉस हो जाती है, और जो रिकवरी इसकी बहुत स्लो है या इनकम्प्लीट भी हो सकती है शार्टिक नर्व की। लास्ट में हमारे पास जो है डिसऑर्डर है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस टिस कहा जाता है, TIS जहाँ भी आ जाए, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। आर्थ कहते हैं जॉइंट्स को, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज़ नोन एज आर्थराइटिस। इसकी जो सिम्टम में पेन है, स्टिफनेस, सख्ती आ जाती है, स्वेलिंग,
सूजन आ जाती है। 2 टाइप्स हैं इसकी, एक्यूट आर्थराइटिस और क्रॉनिक आर्थराइटिस, जो कि शॉर्ट के वजह से इंपॉर्टेंट हैं। एक्यूट की बात कर ली जाए तो इसमें क्या है कि इट अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल अटैक, कि बैक्टीरिया के अटैक की वजह से ये डिजीज़ काज हो सकती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो एंटीबायोटिक लेने से इसको क्योर किया जा सकता है। देन हमारे पास लास्ट पे क्रॉनिक आर्थराइटिस में क्या होगा कि क्रॉनिक आर्थराइटिस क्या होता है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म होते हैं और स्लोली प्रोग्रेसिव होते हैं। एक्यूट शॉर्ट टर्म थे और रैपिड मूव कर जाते हैं, रैपिड स्प्रेड हो जाते हैं। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म हो तो स्लोली ऐसा तैसा फैलते हैं। 3 टाइप के हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियो कहते हैं बोन को, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन, अगर जॉइंट्स के साथ साथ बोन्स में भी इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये ड्यू टू जेनेटिक काजेज़ की वजह से डिजीज़ हो जाती है। देन हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस केस में क्या होता है कि जो हमारे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ये हेल्दी सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बचने के लिए एनसेड दी जाती है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। जो सबसे मोस्ट कॉमन है, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं कहते हैं हमारे जोड़ों का मसला ये है वो है, तो उनको जो सबसे मेन काज है वो होती है गाउटी आर्थराइटिस, इनको ज़्यादा होती है। 80% गाउटी आर्थराइटिस के चांस ज़्यादा होते हैं। होती कैसे है कि जब बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में ज़्यादा जमा हो जाएं तो यूरिक एसिड के ज़्यादा जमा हो जाने से गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। इसलिए इस किस्म के बुज़ुर्गों को, मरीज़ों को लोग कह रहे होते हैं आप अपना पेशाब का टेस्ट करवा लें, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें, तो उसके कमुलेशन से डिजीज़ हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। तो अगर कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन है तो यू कैन पूछ सकते हैं आप कमेंट्स के अंदर।